हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का क्लास 11th का फिजिक्स अब स्टार्ट हो चुका है और आज की क्लास में हम सभी लोग आपका अपना पहला चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, उसको देखने वाले हैं। ये आपके एग्जाम में तो आता नहीं है, लेकिन दोस्तों ये आपको ना पूरा जो हमको फिजिक्स पढ़ना है उसको थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर दिला देगा कि हमको पूरा फिजिक्स कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वास्तव में फिजिक्स है क्या, इसकी ताकत क्या है, इन सभी चीज़ों का हमको ना एकदम पूरा अनुभव करा देगा। मज़ा आ जाएगा। पहला चैप्टर भाई है कुछ नहीं, लेकिन जानना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग भौतिक विज्ञान को सीखने से पहले हम लोग पहले सीखेंगे कि वास्तव में विज्ञान है क्या। हालांकि सब लोग जानते हैं, विज्ञान कक्षा 6 से हम लोग पढ़ रहे हैं, सबको पता है विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं उसको एक संक्षेप में आपके सामने हल्का फुल्का लिखा हूँ ना, क्योंकि ताकि आपको मैं अच्छे समझा सकूँ और आप मेरे साथ एक बढ़िया सा नोट्स बनाते चलो। और देखो, अगर फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट अगर बढ़िया तरीके से पढ़ना है तो आपको ना आपका एक अपना बढ़िया सा नोट्स होना चाहिए। वो बढ़िया सा नोट्स मैं आपको पूरी वीडियो में हर एक चीज़ को लिख लिख करके बताता रहूँगा और आप वहाँ से एक बढ़िया सा नोट्स बनाते रहोगे। जब नोट्स बनाते रहोगे ना तो आप देखोगे कि आपकी तैयारी कितनी बढ़िया होती रहेगी। और पता है, अब की बार मैं ना कुमार मित्तल का जो ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल आपके सामने लगाने वाला हूँ। बुक में जितने भी न्यूमेरिकल दिए रहेंगे सब का सब न्यूमेरिकल मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना न्यूमेरिकल बताऊँगा कि आपको न्यूमेरिकल से ना प्यार हो जाएगा। चलो शुरू करते भाई। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान एक शब्द है। विज्ञान क्या है? एक शब्द है जो वी और ज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वी का मतलब होता है विशिष्ट और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। वी का मतलब होता है विशिष्ट, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। यानी विज्ञान जो शब्द है वह कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। कौन कौन से? वी और ज्ञान। वी और ज्ञान। वी का मतलब क्या हुआ? वी का मतलब हुआ विशिष्ट और ज्ञान मतलब ज्ञान। मतलब कोनो भी चीज़ का आप विशिष्ट ज्ञान लो, गहनतापूर्ण, विस्तार पूर्वक, सुव्यवस्थित तरीके से आप जो ज्ञान लेते हो ना, वही ज्ञान आपका क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। वही ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों, ये जो विज्ञान शब्द है ना, ये विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के शब्द, कौन सी भाषा के शब्द? लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है। कौन? साइंस। साइंस कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है। और इस साइंस का मतलब होता है जानना। क्या मतलब होता है? जानना। यानी कोई भी चीज़ है, उस चीज़ के विषय में हम लोग जानने का प्रयास करें, समझें क्या चीज़ कैसे हुआ है, कैसे होता है, ये चीज़ ऐसे क्यों हो गया, अगर ऐसे होता तो कैसे होता, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब चीज़ों की जो जानकारी लेते हैं, जो हमारे अंदर जानने की जिज्ञासा पैदा होती है, वही हमारा क्या है? विज्ञान है। वही हमारा क्या है? विज्ञान है। तो अब जरूरी नहीं है कि हम लोग विज्ञान की परिभाषा वही बताएं जो बचपन में हमने याद किया है। किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वो तो परिभाषा ही है। हम ये भी कह सकते हैं ना, किसी विषय को जानना ही क्या है? विज्ञान है। किसी विषय का विशिष्ट ज्ञान विज्ञान है। ये सब भी परिभाषा आपके लिए एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन हमारी आदत पड़ी हुई है कौन सी परिभाषा बताने की? किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो ये अपनी परिभाषा सही है, इसमें मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये गलत है, लेकिन मैं इसकी जगह पे किसी विषय का विशिष्ट ज्ञान विज्ञान कहलाता है। किसी विषय के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानना, विशिष्ट तरीके से जानना, सुगमता पूर्वक तरीके से जानना, विस्तार पूर्वक जानना, गहनतापूर्ण तरीके से जानना, क्या है? विज्ञान है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? आपको यहाँ से क्या यूनिक मिला कि जो विज्ञान शब्द है, विज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है। यानी साइंस सिंटिया, साइंस सिंटिया, याद रहेगा ना? साइंस कहाँ से लिया गया है? सिंटिया से लिया गया है। ठीक है, और सिंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। यानी किसी विषय के बारे में जानना क्या है? विज्ञान। चलो भाई, विज्ञान आपको बढ़िया तरीके से याद हो गया। अब देखो, अच्छा एक चीज़ देखो, मैंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये देखो, विज्ञान सदैव गतिशील है। गतिशील मतलब आगे बढ़ने वाला है। जैसे इतिहास है, इतिहास फिक्स है कि हाँ ये घटना ऐसी हुई है। ठीक है, अब वो बदलने वाली नहीं है। पानीपत की लड़ाई हुई थी तो इतने
डेट को हुई थी, इसमें इसमें ये हुआ था, ये फिक्स है, ये बदलने वाला है नहीं बदलने वाला है। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा विज्ञान है ना, जो हमारा साइंस है, उसमें कौनों अगर नियम दे दिया गया है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये नियम आगे आने वाले 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 वर्ष तक ये नियम चेंज ही ना हो। चेंज हो सकता है। जैसे आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। मैंने क्या बोला है? डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। यानी डाल्टन ने बताया कि कोई भी वस्तु है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे परमाणु कहते हैं। लेकिन उनकी ये बात कुछ सालों बाद गलत साबित हुई। पता चला कि नहीं भाई, ये जो परमाणु से नहीं, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। अच्छा, फिर पता चला यह गलत है। अब पता चला कि नहीं, अणु से नहीं, अणु जो होता है छोटे छोटे कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। अब फिर कुछ देर बाद पता चला कि नहीं भाई, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, अभी आप शायद उसका नाम भी नहीं सुने हो। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि कोनो भी सिद्धांत है वह साइंस में एकदम हमेशा के लिए फिक्स नहीं है, वो आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मतलब वो सिद्धांत क्या रहेगा? सदैव चलता रहेगा। मतलब कोई भी सिद्धांत अंतिम सिद्धांत नहीं हो सकता है। जैसे मैं कोई बात कह दूं और कहूं कि नहीं, अगर ये साइंस के हिसाब से ये हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध होगा, चाहे कबो हो जाए, लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में चेंज हो जाए। जैसे न्यूटन का नियम है ना, गति का तीसरा नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तो ये अभी नियम है, हो सकता है आने वाले समय में चेंज हो जाए। कुछ कहा नहीं सकता। अभी हमको क्या लग रहा है? सही है, हम एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, सब कुछ लग रहा है सही है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? इसमें चेंजिंग हो सकता है। ये कहा नहीं जा सकता कि नहीं चेंज होगा। ठीक है, चलो वही मैंने लिखा है कि विज्ञान में कोई भी सिद्धांत, ठीक है, कोई भी सिद्धांत, कोई भी नियम, कोई भी सब कुछ क्या है? अंतिम नहीं है। मतलब इसके बाद और कुछ हो सकता है। चले भाई, बढ़िया लगा ना ये चीज़ जान करके कि विज्ञान सदैव गतिशील है और विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है। विज्ञान सदैव क्या? गतिशील है, आगे बढ़ने वाला चीज़ है और इसमें कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है। अब दोस्तों हमने विज्ञान सीख लिया। अब विज्ञान तो कई शाखाओं में बटा हुआ है। अब उस कई शाखाओं में जो विज्ञान बटा हुआ है उसमें जो हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, बहुत ही ज़बरदस्त। इतना मज़ा आ जाता है भौतिक विज्ञान को पढ़ने में कि पूछिए मत। आपने कक्षा 9, कक्षा 10 में कुछ ना कुछ जरूर भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ा हुआ है। अब वही चीज़ें सब मिला करके आपको कक्षा 11 में एक मोटी सी बुक पढ़ने को मिलेगा। और आप अगर मेरे साथ बने रहोगे, मेरे साथ जितनी वीडियो आपको रेगुलर टाइम पे मिल रही है उसको देखते रहोगे, यकीन मानो कि आपको 1 महीने के अंदर फिजिक्स से प्यार ना करा दूं तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, 1 महीने के अंदर मैं फिजिक्स से आपको एकदम प्यार करा दूंगा, आपको न्यूमेरिकल लगवा दूंगा, हर एक चीज़ करवाऊंगा कि आपको ना फिजिक्स से बड़ा मजा आएगा। एकदम लगेगा फिजिक्स पढ़ने में ना कि मज़ा आ रहा है। ठीक है, बस केवल बने रहोगे साथ में, तब नहीं बने रहोगे भाई कोई गारंटी नहीं है। तो अब देखो भौतिक विज्ञान क्या है भाई, जो मैं इसका बखान कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो ये है क्या? भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं? ठीक है, जिस तरीके से भाई अपना साइंस है ना, साइंस किससे मिलकर बना हुआ है? सिंटिया से। साइंस किससे उत्पन्न हुआ है? सिंटिया से। उसी तरीके से जो अपना फिजिक्स है वह फ्यूसिस से मिलकर बना हुआ है। और फ्यूसिस जो है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। जैसे आपका सिंटिया लैटिन भाषा का शब्द है, उसी तरीके से भाषा होता है भाई, अलग अलग भाषाएं हैं। उसी तरीके से जो अपना फिजिक्स है वह फ्यूसिस, फ्यूसिस क्या है? ग्रीक भाषा कोई शब्द है, उससे मिलकर बना हुआ है या उससे लिया गया है। और उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है प्रकृति, नेचर। प्रकृति, नेचर। अब देखो ये चीज़ जानने से ना आपको सिंटिया मतलब क्या होता है? जानना। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर। अब आपको परिभाषा जो हमने कभी रट्टा मारा हुआ है कि साइंस किसी भी विषय के शुभवती सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है, हमने कभी रट्टा मारा हुआ था। लेकिन अब हमने जाना नहीं भाई, साइंस जो है सिंटिया से लिया गया है और सिंटिया का मतलब होता है जानना, यानी कौनों विषय के बारे में जानना विज्ञान है। उसी तरीके से जो फिजिक्स है, फिजिक्स कहाँ से लिया गया है? फ्यूसिस से लिया गया है। और फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर, प्रकृति, यानी प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानना भौतिक विज्ञान है। प्राकृतिक, देखो मैंने वही लिखा है, अर्थात भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वही क्या है? भौतिक विज्ञान है। अब प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाएं कहाँ होती हैं जरा सुन लो भाई। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, ये क्या है? प्राकृतिक घटनाएं। बादल का छा जाना, बारिश का होना, ठीक है, बारिश का होना, ये सब क्या है? कह सकते हैं प्राकृतिक घटनाएं हैं। आंधी चलना, तूफान आना, ये क्या है? प्राकृतिक घटनाएं। पृथ्वी जो है ना सूर्य के पीछे पड़ी है, पृथ्वी सूर्य के पीछे पड़ी है, इसमें भी क्या है? भौतिक विज्ञान है। इन सभी के बारे में पढ़ना। अच्छा उसका छोड़ो, ये चंद्रमा,
चंद्रमा किसके पीछे पड़ा है? पृथ्वी पीछे पड़ा है। जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य के पीछे पड़ी है उसी तरीके से चंद्रमा पृथ्वी के पीछे पड़ा है। तो चंद्रमा पृथ्वी के पीछे पड़ा है, इन सभी के पीछे क्या होता है? भौतिक विज्ञान छुपा हुआ है। इन सभी के बारे में जानना क्या है? हमारा भौतिक विज्ञान यानी प्राकृतिक घटनाएं। मैं इस मार्कर से इस बोर्ड पे लिख सकता हूँ, बोर्ड पे लिख लेता हूँ। ये भी क्या है? साइंस है। और साइंस में कौन साइंस? फिजिक्स है। हम लोग पैदल चल लेते ना, खड़े हैं पैदल चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये क्या है? साइंस है, भौतिक विज्ञान है। तो इन सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। यानी सोच सकते हो ये जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसके बिना अपना ये जीवन सोच ही नहीं सकते कि उसके बिना अपना जीवन चल सकता है। हम लोग मोबाइल के बिना रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। मुझे लगता है ना कि अब के समय में हम लोग ही नहीं, हम लोग की मम्मियाँ भी एक दिन बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकती हैं, ठीक ना। आजकल का छोटा बाबू होता है ना, 1 साल का रहता है ना, उसके पास मोबाइल बजा के छोड़ दो ना, चुप हो जाता है। मोबाइल हटा दो रोने लगता है। यानी कहीं ना कहीं उसको भी 1 साल का है, उसको मोबाइल की ज़रूरत हो गई है। तो हम लोग बिना मोबाइल के रह पाते हैं? नहीं रह पाते। यानी कह सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो फिजिक्स से जुड़ी हुई हैं कि जिनके बिना अपना जीवन पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, अपना जीवन पॉसिबल ही नहीं है। तो अब सोचो ऐसी चीज़ें जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी चल रही है, उसको पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं? एकदम ज़रूरी है। और ये सब सिखाएगा कौन? फिजिक्स में। फिजिक्स में हर एक चीज़ें आपको A to Z 0 लेवल से सिखाई जाने वाली है, ठीक है। चलो अच्छा, एक और परिभाषा देखो, मैंने फिजिक्स की लिखा हुआ है, एक और ये नई परिभाषा है। वह देखो परिभाषा क्या है, आपने कभी देखा होगा E बराबर mc², E बराबर mc², ये समीकरण होता है, ठीक है। ये सभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस ये जाने E बराबर mc² कोई समीकरण होता है जिसे आइंस्टीन ने दिया हुआ था, ठीक है। अब इसमें E मतलब होता है एनर्जी, E मतलब एनर्जी, M मतलब होता है मास, M मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान, और C मतलब प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल वो पता है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से ये जो परिभाषा दिया गया है, नई वाली परिभाषा, आधुनिक परिभाषा, वो कहाँ दिया गया? E बराबर mc²। यानी भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा, E मतलब ऊर्जा एनर्जी, M मतलब द्रव्यमान मास, ऊर्जा द्रव्यमान तथा इनकी अन्योन्य क्रियाओं, देखो अन्योन्य क्रियाओं एवं रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा और द्रव्यमान, ऊर्जा एवं द्रव्यमान और इनकी अन्योन्य क्रियाओं और रूपांतरण का जो अध्ययन किया जाए वही अपना क्या है? फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है। तो आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है और इसमें याद क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ कि जो साइंस है वह सिंटिया से लिया गया है और फिजिक्स है वह फ्यूसिस से लिया गया है। साइंस का मतलब होता है यानी सिंटिया का मतलब होता है जानना, किसी भी विषय के बारे में जानना विज्ञान कहलाता है। और फ्यूसिस यानी फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, प्रकृति, यानी प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन क्या है? भौतिक विज्ञान है। और ये वाली परिभाषा याद कर सकते हो, ये भी अच्छी बात है। भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्यमान, इनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाए वही क्या है? भौतिक विज्ञान है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें लिखी हुई है। अभी ये भौतिक विज्ञान कितनी शाखाओं में बांटा गया है, क्या क्या है क्या नहीं है, इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल से लिखता हूँ और बढ़िया समझाने का प्रयास करता हूँ। एक ही वीडियो आपको पहले चैप्टर की मिलने वाली है, उस वीडियो में मैं सब आपको जितना भी चीज़ें आपको मिलना चाहिए, जितना चीज़ें आपको सीखना चाहिए, सब सिखा के मानूंगा, ठीक है। बस बढ़िया से देखना, बढ़िया समझना, बढ़िया से नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। बिना नोट्स के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो भाई, इतना चीज़ मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लो। हाँ दोस्तों, मैंने बताया ना कि आपको जो अपनी फिजिक्स है उस फिजिक्स को 2 शाखाओं में बांट के अध्ययन किया जाता है। कितनी शाखाओं में? मूल रूप से 2 शाखाओं में, बाकी और शाखाओं में बांट ही सकते हैं, तो लेकिन मूल रूप से कितनी शाखा में? 2 शाखाओं में। अच्छा, 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक शाखा है स्थूल और एक शाखा है सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म 2 शाखाओं में हम लोग बांट सकते हैं। अच्छा, अब स्थूल में क्या क्या आता है और सूक्ष्म में क्या आता है? नाम देखो, सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल मतलब बड़ा। अब ऐसा नहीं कि सूक्ष्म मतलब छोटा, इसमें बहुत छोटा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, छोटा नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन छोटी वाली चीज़ें, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, देखो परमाणु भौतिकी, नाभिकी भौतिकी, नाभिक में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। परमाणु कौन है? वही जो छोटे छोटे कण होते हैं जिससे मिलकर कोई हमारा पदार्थ बनता है। तो हम लोग इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो स्थूल मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें, तो यहाँ पे स्थूल में 5 चीज़ें अपनी बांटी गई हैं, ठीक है। स्थूल में 5 चीज़ें बांटी गई, कौन कौन सा? यांत्रिकी, मैकेनिक्स, उसके बाद उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद दोलन एवं तरंग, ऑक्सीडेशन एंड वेव, उसके बाद है प्रकाश की और वैद्युत गतिकी। तो दोस्तों पता है आपको ना, ये जो यांत्रिकी हो गया ये हमें क्लास 11 में पढ़ना है।
यांत्रिकी जो हम पढ़ेंगे ये हम क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। उष्मागतिकी ये भी हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ेंगे। दोलन एवं तरंग ये भी हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ेंगे। जबकि ऑप्टिक्स ये हम लोग कक्षा 10 में हल्का फुल्का पढ़े हैं ना, कक्षा 10 में हल्का फुल्का बहुत पढ़े हैं, लेकिन कक्षा 12 में बहुत विस्तृत पढ़ना है, 12th में पढ़ने हैं। वैद्युत गतिकी विद्युत के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग कक्षा 10 में पढ़े, थोड़ा बहुत। अब हम लोग इंटर में बहुत बड़ा पढ़ना मिलेगा, ये हम लोग क्लास 10 में पढ़ लेंगे। ये भी हम लोग क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, ये भी हम लोग क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। तो आप सोचोगे अरे सर ये केवल 3 चैप्टर हमको पढ़ना है क्या 11th में? नहीं भैया, केवल 3 चैप्टर नहीं है। अब पता है ये यांत्रिकी हम लोग का टोटल कम से कम 13-14 चैप्टर मिलने वाला है। अगर हम लोग साइड बुक यानी कुमार मित्तल को अगर फॉलो कर रहे हैं तब कम से कम 13-14 चैप्टर आपको मिलने वाला है। ठीक है, उष्मागतिकी में भी कम से कम आपको 7-8 चैप्टर मिलेगा। आपका दोलन एवं तरंग में भी आपको कम से कम 5-6 चैप्टर मिलने वाला है। टोटल मिलाकर के आपको कम से कम 25, 26, 27 चैप्टर पढ़ना है। 25, 26, 27 चैप्टर यानी तीनों को मिला करके क्लास 11th में हमको पढ़ना है। और यकीन मानो दोस्तों, अगर आप ये तीनों चैप्टर यानी तीनों चीज़ें यानी यांत्रिकी, उष्मागतिकी, दोलन एवं तरंग, अगर ये तीनों को बढ़िया तरीके से आपने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया तो यकीन मानो आप अगर नीट की, जेई की कोई भी तैयारी करना चाहते हो या फिर करोगे आगे फ्यूचर में, तो आपको इतनी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, इतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप समझ नहीं सकते। आपके अगर कोई दीदी भैया तैयारी कर रहे होंगे ना, उनसे आप पूछोगे कि हाँ मैकेनिक्स का कितना पोर्शन होता है, तो बताएंगे मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ब्रॉड है। क्या है? बहुत ब्रॉड है। ये आपका थर्मोडायनेमिक्स बहुत ब्रॉड है, ऑक्सीलेशन एंड वेव ये भी बहुत ब्रॉड है। यानी यही तीनों चीज़ें जो आप अगर क्लास 11th में बढ़िया तरीके से पढ़ लिए तो समझो आपको नीट की, जेई में आपको नीट की हो गया, या तो फिर आप और कोई भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हो जहाँ पे आपको फीस मिलेगी, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ये सब चीज़ें आपको बहुत आगे ले जाने वाली है। ठीक है, बाकी ये सब हमारा क्लास 12th में मिलेगा ही। अब यांत्रिकी में क्या क्या मिलेगा मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा। भाई 13-14 चैप्टर पढ़ना है, क्या मैं दो चार चीज़ें नाम ले करके मैं कुछ बता सकता हूँ? नहीं। जैसे मैं बताऊँ चलो भाई न्यूटन का हम लोग गति का नियम पढ़ेंगे, यहाँ पे बल के बारे में पढ़ेंगे, कार्य के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा में स्थित ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, इसे कोई पृथ्वी सूर्य के पीछे पड़ी है, कहाँ विदे पड़ी है, चंद्रमा पृथ्वी के पीछे पड़ा है, कैसे पड़ा है, इन सभी के बारे में हम लोग पूरा यांत्रिकी में पढ़ेंगे। उष्मा में हम लोग उष्मा पढ़ेंगे, ताप क्या होता है अगैरह वगैरह। तो मैं ये नहीं चर्चा करना चाहता ना, मैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बस जैसे शुरू होगा इसके बाद वाला चैप्टर वहाँ पे आपको आइडिया मिलने लगेगा कि हाँ हमें चीज़ें कैसे कैसे मिल रही हैं, क्या क्या मिल रही हैं। तो ये चीज़ें आप जरूर लिख लो कि हमारा जो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स है उसको कितनी शाखा में बांटा गया है। मूल रूप से 2 शाखाओं में बांट के पढ़ा जाता है। पहली शाखा आपका कहलाएगा स्थूल और दूसरी शाखा आपका कहलाएगा सूक्ष्म। स्थूल में आपको क्या क्या पढ़ना है मैंने बता दिया, मैकेनिक्स पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, ऑक्सीलेशन एंड वेव पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, हमको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह वगैरह क्या होता है ये सभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस आगे अभी इसके बारे में चर्चा करने लगूंगा। पता चला कि मेरा वीडियो जो मैं सोच रहा हूँ कम से कम 45-50 मिनट के अंदर हो जाए ना, और पता चला 2 घंटे पार। ठीक है, तो पहली वीडियो 2 घंटे पार नहीं करनी है ना, जो एक लिमिट में होना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग धीरे धीरे सीख रहे हो। अभी पता चला कि आधा घंटा वीडियो पढ़ने में मज़ा आता, 2 घंटे वीडियो मेरे के मुँह बना दिए, ऐसा नहीं करना है। यहाँ आप देखो परमाणु भौतिकी और यहाँ पे ये नाभिक भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, जितना इंग्लिश वर्ड लिखा है ना इंग्लिश वर्ड जरूर लिखना। और अब पता है आपको मुश्किल से 2 साल केवल हिंदी पढ़ना है, उसके बाद जैसे आप तैयारी करोगे ऑल टू ऑल आपको चीज़ें क्या मिलेंगी, पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश मिलेंगी। तो अब जैसे अभी से आप अगर ढलते रहोगे हर एक हेडिंग को इंग्लिश में, जो आपको कोई नाम आए उसको इंग्लिश में ऐसे लिखते रहोगे, धीरे धीरे आपको ना इंग्लिश से लगाव बढ़ता जाएगा। और नहीं करोगे पता चला केवल हिंदी, और जैसे आप इंटर बाद स्टार्ट करोगे फिजिक्स वगैरह आपको पूरा ऑल टू ऑल इंग्लिश मिलेगा ना, वहाँ पे आप स्वाहा हो जाओगे। चलो मैं साइड हो गया, अब इसको आप लोग बढ़िया तरीके से अपने कॉपी में सब नोट कर लो। हाँ दोस्तों, ये जो प्रकृति होता है ना नेचर, तो नेचर में जो बल होते हैं वह बल मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बाकी वैसे तो बहुत प्रकार के बल होते हैं जो मूल रूप से मतलब इन्हीं बलों से सभी बल उत्पन्न हुए हैं। मतलब मूल रूप से कितने हैं? 4 प्रकार के बल हैं। अब कौन कौन से बल हैं, कैसे क्या हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत अभी जानने की ज़रूरत है, और इन्हीं के बारे में हम लोग आगे चल के बहुत विस्तृत तरीके से जानेंगे। तो मूल रूप से जो 4 प्रकार के बल होते हैं उन बलों में पहला बल है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्व प्लस आकर्षण, यानी गुरुत्व मतलब पृथ्वी, आकर्षण मतलब आकर्षित करती है।
पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वही बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। वही बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्व मतलब पृथ्वी, आकर्षण मतलब होता है खींचना। गुरुत्व यानी पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर जितने बल से अपनी ओर खींचती है वही बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। लेकिन अब उस परिभाषा को देखो यहाँ भी मैंने कैसे लिखा हुआ है, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है? द्रव्यमानों के बीच लगता है। किसके बीच लगता है? द्रव्यमानों के बीच लगता है। अब द्रव्यमान क्या होते हैं ये सब हम लोग आगे क्लास में धीरे धीरे सीखने वाले हैं। दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब ये चीज़ जो मैंने शब्दों में लिख दिया है ना, ये चीज़ मैंने जो शब्दों में लिखा हुआ है, इस शब्दों वाली चीज़ को आपको यहाँ से आपको याद रखना है। जो शब्द मैंने लिखवाया है, शब्द को यहाँ से याद रखना है। देखो यह मतलब होता है बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल। इस चिन्ह का मतलब होता है, इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती। और बहुत जगह पे इसको समानुपाती लोग बोलते हैं। आप अनुक्रमानुपाती बोल सकते हो, आप समानुपाती बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वही आप बोल सकते हो। तो यह मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ये मतलब क्या हुआ? अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। यम1 यम2, देखो यम1 और यम2 के बीच में कौनो चिन्ह है? कौनो चिन्ह नहीं है। इसका मतलब है कि यम1 और यम2 का क्या ये गुणनफल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के, तथा जो दूरी है मतलब दूरी r है और दो घात लग गया तो वर्ग हो गया, दूरी के वर्ग के नीचे है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मजा आ गया ना? याद करना पड़ा? एकदम नहीं। ऐसी दोस्तों मैं आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाऊंगा कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं ऐसे। परिभाषा आप खुद ऐसे बनाओ, रटना नहीं मांग रहा है। इतनी मोटी बुक को रट सकते हैं क्या? कभी नहीं। अगर आप रटने बैठोगे ना कभी आप पढ़ ही नहीं सकते। आपके लेवल के तरफ फिजिक्स है ही नहीं है। चीज़ों ऐसे बनाने सीखना है आपको। मैं जीरो से हीरो बनाऊंगा, बस आपको बने रहना है। गुरुत्वाकर्षण बल अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे ही जैसे आप गुरुत्वाकर्षण बल याद करोगे वैसे ही आपका है ये विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखो गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय बल दो आवेशों के बीच काम करता है। दो आवेशों के बीच काम करता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल में एक चीज़ और लिख सकते हो, यह जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। ठीक ना, एक लाइन और लिख सकते भाई, यह सदैव आकर्षण बल होता है। कभी यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर ही नहीं सकता है। यह सदैव मतलब होता है हमेशा। यह सदैव कैसा बल होता है? आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल होता है। यह सदैव क्या होता है? आकर्षण बल होता है। अच्छा, जैसे प्रोपोर्शनल चिन्ह को हम लोग हटाते हैं वैसे तुरंत एक ठो नियतांक लेकर आते हैं। और नियतांक क्या यहाँ पे आ गया? बड़का जी। क्या आ गया? बड़का जी। ठीक है। अच्छा, इस बड़का जी को हम लोग क्या बोलते हैं? जहाँ कैपिटल जी एक नियतांक है। जहाँ कैपिटल जी एक नियतांक है, जिसे अभी बड़का जी पता क्या बोलते हैं? जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहते हैं? बड़का जी को कहते हैं। अच्छा, इसका मान किसका? ये बड़का जी का। इसका मान, ये मान आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, कभी कभी लोग पूछ लेते हैं। हालांकि पढ़ना इसके बारे में विस्तृत और आगे है, लेकिन अभी इतना जानते रहो कि गुरुत्वाकर्षण बल परिभाषा क्या है। यह सदैव आकर्षण बल होता है और बड़का जी का है एक नियतांक है। और इस नियतांक को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और इसका जो मनवा होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यन मतलब न्यूटन, यम मतलब मीटर, केजी मतलब किलोग्राम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और इस चिन्ह को बोलते हैं प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है। अच्छा, एकदम उसी तरीके से मैंने 2 कॉपी आपका किया हुआ है विद्युत चुम्बकीय बल। देखो, दो द्रव्यमानों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत चुम्बकीय बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पे द्रव्यमानों हो गया तो यहाँ पे आवेशों हो गया। आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, क्या मैंने लिखा? परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताओ, एक याद किए, एक फ्री, 1 पे 1
बाई वन गेट वन फ्री, यहाँ पर वही काम चल रहा है। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत चुम्बकीय बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो यह प्रोपोर्शनल टू, अच्छा इसको देखो यहाँ पे इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग परिमाण। क्या बोलते हैं, परिमाण। और माइनस चिन्ह का परिमाण क्या, जैसे मान चलो ये देखो -5, इस -5 का परिमाण क्या होता है, +5 होता है। -3 का परिमाण क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से -q का परिमाण क्या हो जाएगा, +q हो जाएगा। मजा आ गया ना। तो यह देखो, यह मतलब विद्युत चुम्बकीय बल अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत चुम्बकीय बल अनुक्रमानुपाती होता है आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। आवेशों के बीच में कौनो चिन्ह है, कौनो चिन्ह नहीं है, मतलब परिमाणों का गुणनफल हो गया। आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अच्छा जहाँ के एक नियतांक है, इस नियतांक को हम लोग कूलाम नियतांक बोलते हैं। अच्छा, कूलाम नियतांक काहे बोलते हैं, कहाँ से कि इस नियम को कूलाम ने दिया था। ठीक ना, इस नियम को किसने दिया था, कूलाम ने दिया था। डायरेक्ट लिखो, जहाँ के एक नियतांक है, क्या जरूरत है कूलाम नियतांक लिखने को। ठीक ना, अभी कूलाम का नाम ही नहीं सुने हो। जहाँ के एक नियतांक है, जहाँ इस्माल के एक नियतांक है। ठीक है, अच्छा अगर जैसे इसको मान याद रखे, इसका मान 6.67 गुणित घातीय -11, अगर ये याद कर सकते हो तो उसी तरीके से इसको भी याद कर सकते हो। यहाँ के नियतांक है जिसका मान क्या होता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब ये कूलाम क्या है, कूलाम आवेश का मात्रक है। कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक है। तो हमने आपको दो प्रकार का बल बताया। पहला बल क्या बताया, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा बल हमने क्या बताया, विद्युत चुम्बकीय बल। अब तीसरा बल बचता है आपका प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा बल बचता है दुर्बल बल। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, इन दोनों के बारे में भी हम लोग अभी मैंने पहले लिख देता हूँ, उसके बाद उसको समझा देता हूँ। और आप लोग अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से, बढ़िया राइटिंग में कलम को चेंज करके, ठीक ना, आप 2-3 पेन यूज करके जब आप नोट्स बनाएंगे ना, वो नोट्स आपको देखने में भी मज़ा आएगा, लगेगा कि हम बढ़िया सा नोट्स बना रहे हैं। और ऐसा नोट्स जो आपको अच्छा लगे, वो देखो, अगर कोई चीज़ ना अगर आपको अच्छा लग रही है, आपको पसंद आ रही है, इसका मतलब है कि सामने वाले को भी पसंद आएगी। पहले देखो कि मुझे पसंद आ रही है कि नहीं, मेरी लिखावट क्या, अपनी लिखावट से आप खुद खुश हो रहे हो नहीं हो रहे हो। ठीक है, पहले ये चीज़ देखो। ठीक है, मैं साइड हो गया भाई, दबा के दम नोट कर लो इसको। तो तीसरा और चौथा जो बल है दोस्तों, वह है, तीसरा है आपका नाभिकीय बल और चौथा है आपका दुर्बल बल। तो नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, देखो न्यूक्लियर, नाभिक आपने जरूर नाम सुना होगा। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ जो बांधने वाला बल होता है, वही बल क्या कहलाता है, हमारा नाभिकीय बल कहलाता है। तो नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधने वाला बल जो होता है, वही बल क्या कहलाता है, हमारा नाभिकीय बल कहलाता है। अब पता है आपको कि नाभिकीय बल जो होता है, वही पूरी दुनिया का, यानी प्रकृति का सबसे मजबूत बल होता है, सबसे मजबूत बल होता है। और इसका परिसर मतलब होता है रेंज बोले तो, अपनी भाषा में बोले तो औकात। कोई बात होती है ना, कहते औकात में रहो अपनी, हम लोग बोलते हैं ना, अपनी औकात में रहो। औकात मतलब क्या होता है, अपनी एक सीमा है, उस सीमा के दायरे में रहो। अगर इससे ज़्यादा हुआ ना तो फिर समझ लेना, हम लोग बोलते हैं ऐसे ना, इससे ज़्यादा हुआ तो फिर समझ लेना। तो इससे ज़्यादा मतलब वही एक सीमा बन गई, बाउंड्री बन गई, रेंज बन गया, परिसर हो गया। तो परिसर में आ गया ना, रेंज क्या होता है, परिसर क्या होता है, सीमा, यानी औकात कह सकते हो अपनी भाषा में। तो इसका जो परिसर होता है, रेंज होता है, बहुत कम होता है, यानी बहुत कम होता है। और बहुत कम होता है तो कितना होता है, 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर, यानी मीटरों से बहुत ही छोटा होता है। ठीक ना, आप सोच नहीं सकते, आप अपनी उंगलियों पे कहीं दिखा नहीं सकते कि इसका रेंज क्या है। ठीक है, इसका रेंज क्या है। तो जो प्रबल नाभिकीय बल हो गया, नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल क्या कहलाता है, हमारा प्रबल नाभिकीय बल या नाभिकीय बल कहलाता है। और यह प्रकृति का सबसे मजबूत बल होता है। और इसका जो रेंज होता है, इसकी जो औकात होती है, वह 10⁻15 मीटर की होती है। उसके बाद दोस्तों दुर्बल बल, ऐसा लग रहा है कि दुर्बल बल यानी ये सबसे कमज़ोर बल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है। नाम केवल इसका पड़ा है दुर्बल बल। दुर्बल बल क्या होता है, इसकी केवल यहाँ पे नाम जानो, डिफिनीशन विजन इसका रट्टा एकदम मारने की जरूरत ही नहीं है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं। अब नाभिक अभिक्रिया कुछ नाम ही नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं, केवल इसको लिख लो कि नाभिकीय अभिक्रिया कुछ होता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं जैसे प्रोटॉनों का न्यूट्रॉनों में रूपांतरण, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाए या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाए, इस तरीके से जो अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं में जो प्रयोग होने वाला, जो काम होने वाला जो बल होता है, उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुर्बल बल बोलते हैं, वीक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये रहा आपका प्रकृति में 4 प्रकार के जो बल पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया गुरुत्वाकर्षण बल, फिर मैंने आपको बताया विद्युत चुम्बकीय बल, फिर मैंने आपको बताया नाभिकीय बल, फिर मैंने आपको बताया दुर्बल बल। ये चारों बल आपको याद होनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा अगर परिभाषा याद है, या बराबर या प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा r स्क्वायर, या प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ q1 मॉड ऑफ q2 बटा r स्क्वायर, ऐसे याद रखो। या बराबर कैपिटल G m1 m2 बटा r स्क्वायर, या बराबर छोटका k m1 m2 बटा r q1 q2 बटा r स्क्वायर। और इसका आपको नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल नाभिकीय बल, और प्रोटॉनों का न्यूट्रॉनों में रूपांतरण या न्यूट्रॉनों का प्रोटॉनों में रूपांतरण में काम आने वाला बल आपका दुर्बल बल कहलाता है। अब दोस्तों मैं आपको बहुत मज़ेदार बात बताने जा रहा हूं और यहाँ से आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, और कमेंट बॉक्स में जिसका जिसका आंसर आएगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में लेने वाला हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा अपना नाम सुनना है ना वीडियो में, जब वीडियो देखोगे आपका नाम आएगा ना, आपको बड़ी खुशी मिलेगी। अगर वो खुशी पाना चाहते हो तो आप गलत सही जो भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर को कमेंट करना। पहले तो शर्मा तो सुनो, पहले देखो मैं क्या बताने वाला हूँ, बहुत ज़बरदस्त बात बताने वाला हूँ, बहुत झक्कास, बहुत ही मस्त। देखो क्या, दुनिया का सबसे मजबूत बल कौन बल है, नाभिकीय बल। देखो ना, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वह सबसे बड़ा होता है। उसके बाद विद्युत चुम्बकीय बल, उसके बाद दुर्बल बल, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब क्या हुआ कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ये बेचारा सबसे कमज़ोर होता है। कितना होता है, सबसे कमज़ोर होता है। कौन, गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे मजबूत कौन होता है, अपना नाभिकीय बल होता है। अच्छा, नाभिकीय बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻39 गुना ज़्यादा है, जबकि विद्युत चुम्बकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻, नहीं गलत लिख दिया क्या यार, 10⁻ यहाँ पे 39, यहाँ पे होना चाहिए 36, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे 37, 36 नहीं भाई 37, ठीक है, यहाँ पे 37, और ये 10⁻26 और ये 1। कहने का मतलब ये, अगर गुरुत्वाकर्षण बल 1 है, गुरुत्वाकर्षण बल 1 है, तो आपका नाभिकीय बल 10⁻39 गुना। ऐसे अंगुड़िया पे गिनती करो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, संख, महासंख सब आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये खत्म नहीं होगा। सोच सकते हो कितना बड़ा है। अपनी अंगुली पे गिनती संख महासंख, हम लोग सोचते हैं संख महासंख उससे बड़ा कुछ होगा, हम लोग सोचते खत्म, उसके बड़ा कुछ ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे उससे बड़ा है। ठीक है, उससे बड़ा है, लेकिन अपनी गिनती खत्म। 10⁻37, एक इससे एक अगर ये है तो ये 10⁻37 गुना ज़्यादा, अगर ये 1 है तो ये 10⁻26 गुना ज़्यादा। अब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि नाभिकीय बल विद्युत चुम्बकीय बल से कितना गुना ज़्यादा है। ठीक है, आप डायरेक्ट कहना x1 का आंसर इतना, ठीक है, 1 का आंसर 1, आंसर इतना डाल दो कि मैं समझ जाऊंगा कि आप ये नहीं लिखना है कि, अगर आप लिख सकते हो कि नाभिकीय बल विद्युत चुम्बकीय बल से इतना गुना ज़्यादा होता है, ऐसे लिख सकते हो, सबसे बढ़िया आंसर है कि नाभिकीय बल विद्युत चुम्बकीय बल से कितना ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय बल दुर्बल बल से कितना ज़्यादा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि ये जो नाभिकीय बल है वह विद्युत चुम्बकीय बल से कितना ज़्यादा है। दूसरा, विद्युत चुम्बकीय बल दुर्बल बल से कितना ज़्यादा है। ये दो आपके लिए क्वेश्चंस है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जिनका जिनका कमेंट आएगा मैं उनका नाम अगली वीडियो में आपको जरूर लूँगा। आप वीडियो में अपना नाम सुनोगे, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, ये दो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, क्या कि प्रकृति में सबसे प्रबल बल आपको लिखने की जरूरत है। एकदम समझ गए होगे कि यहाँ पे नाभिकीय बल होगा। सर क्या होगा भाई, नाभिकीय बल होगा। नाभिकीय बल क्या है, प्रकृति में सबसे मजबूत बल है, जबकि प्रकृति में सबसे छीड़ बल कौन है, सबसे छीड़ बल आपका कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। और नाम से कौन लग रहा था, दुर्बल बल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो नाम में होता है ना वो हकीकत में नहीं होता, और जो हकीकत में होता है वो नाम नहीं होता। यहाँ पे आपने देख लिया। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपने देख लिया। ठीक है, मज़ा आ गया ना। अच्छा, अब दोस्तों देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि जो आपका ये हमने जो भौतिकी पढ़ रहे हैं, इस भौतिकी का प्रौद्योगिकी में यानी टेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ किया जाता है, उसको थोड़ा बहुत क्यों सुनते हैं, उसको कुछ लिखना उखना नहीं है, केवल सुनना है। ठीक ना, जैसे देखो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आप केवल सुनते रहोगे, समझते रहोगे, बस आपको सुनने समझने में। थोड़ा भाई मैं साइड हो गया हूँ, इसको नोट कर लो, नहीं पता चला कि मैंने हल्का से मिटाया हुआ है, समझ जाओगे। चलो
वीडियो को रोक करके ना हर एक चीज़ को नोट करना और कमेंट बॉक्स में जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब देना। मज़ा आएगा भाई, मैं आपका नाम लूँगा, ठीक है। चलो मैं आप बताने जा रहा हूँ आपको कि जो फिजिक्स है उस फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में क्या योगदान है, कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको बताने वाला हूँ, सुनो भाई। जैसे दोस्तों आपने देखा हुआ है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। गुरुत्वाकर्षण की खोज उन्होंने कैसे की, आपको पता है कि वो किसी सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सेब उनके ऊपर टप से गिरा और उन्होंने क्या किया, अगर हम लोग होते ना, पता क्या करते, सेब पहले खाते, खाने के बाद अगर ज़्यादा गिरा होता एक बोरिया लिए होते, बोरिया में पूरा सेब को भरते, उसके ला के अपने घर पे खाते और ज़्यादा होता बेच के चले आते, ठीक है। लेकिन न्यूटन साहब ऐसा नहीं थे, हम लोग की तरह सोच वाले नहीं थे। उन्होंने क्या सोचा, अरे यार ये सेब नीचवा कैसे गिर गया, ये ऊपरा क्यों नहीं गया। उनके दिमाग में खुरापात सूझी और वही खुरापात क्या कर दी, एक नियम को प्रतिपादित कर दी और वही नियम कहलाया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। यानी वही उनके सेब का गिरना बन गया नियम। कौन सा नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब इसी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से अब देखो प्रौद्योगिकी में कैसे यूज हो रहा है। अब इसी के माध्यम से जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी सूर्य के पीछे पड़ी है, ये कहानी हम लोग सीखेंगे। जो चंद्रमा है वह चंद्रमा किसके पीछे पड़ा है, पृथ्वी के पीछे पड़ा है, कैसे पड़ा है, ये सभी खोज जो है, ये सभी चीज़ें कहाँ पे यूज हो रही हैं। ये समझो कि भौतिकी में नियम बना, कौन, न्यूटन ने बनाया और वही न्यूटन का नियम यहाँ पे काम आ रहा है। तो यही जो चीज़ यानी एक जो नियम बन गया, वही नियम किसी चीज़ में, मशीन में कहीं काम आ जाए, कहीं और काम आ जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी में यूज होना। उसी क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी में यूज होना। और देखो पतीली नाम सुने ना, पतीली, मैं क्या लिख रहा हूँ, पतीली, पतीली। एक पतीली होता है और एक होता है पतेला, एक होता है पतेला। पानी उन्हें गर्म करना होता है ना, तो हम लोग एक टोप यूज करते हैं। क्या करते हैं, टोप। अब तो हालांकि बात अलग है, कुकर उकर सब लोग यूज करते हो, तो हालांकि पतीली कोई बर्तन होता है, उस बर्तन में दाल पकाई जाती है। तो पतीली था, पतीली के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ था, उसमें पानी जब गर्म कर रहे थे, कौन, जेम्स वाट एक नाम के वैज्ञानिक थे। जैसे पानी गर्म कर रहे थे, देख रहे थे जो पतीली का जो ऊपर ढक्कन था, वो ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा था, या तो फिर ढक्कन गिर जा रहा था, ठीक है। ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा था या तो फिर ढक्कन गिर जा रहा था। तो अब उन्होंने वहाँ से एक नियम बना दिया। उस पतीली जो ढक्कन था, वो ढक्कन जो ऊपर नीचे हो रहा था, वहाँ से जेम्स वाट ने एक नियम बना दिया और उसी नियम से आपका जो भाप का इंजन जो चलता था, अब तो हालांकि नहीं चल रहा है, अब तो बहुत सारे इंजन हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंजन चला वह इंजन किस में आ गया, टेक्नोलॉजी में आ गया। यानी वहाँ नियम बना और उस नियम से क्या हो गया, टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो कि यानी भौतिकी में नियम पहले बना, उस नियम का कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक तैरने का नियम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तैरने का नियम होता है। उस तैरने के नियम से भी यानी आप कोई वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो वह जितना डूबता है उतना ही पानी वह ऊपर करता है। ये सब द्रव के, हालांकि सब धीरे धीरे आगे सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो अब उन्हीं के नियमों के माध्यम से हमारे यहाँ क्षेत्र में, यानी हमारे आस पड़ोस में बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारे यंत्र हैं, बहुत सारी मशीनरी हैं, जो उन सभी सिद्धांतों पे, उन सभी नियमों पे यूज होकर के कार्यों को बहुत सरल, बहुत आसान, बहुत सुविधाजनक बना दे रही है, जिसके माध्यम से आज हमें आदमियों की कम मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। एक मशीनें जो एक आदमी लगा के 100 दिन में काम करता, वही काम मशीनें, देखते हो आपको मट्टी खोदनी होती है ना, जेसीबी आता है, और जेसीबी क्या कर रहा है, कम समय में ज़्यादा मट्टी खोद दे रहा है। तो ये क्या, ये प्रौद्योगिकी के यूज में, यानी वो जो साइंस था आपका भौतिक विज्ञान, उस भौतिक विज्ञान को जो नियम था, उस नियम को कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया गया, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी, बता तो रहा हूँ, अनगिनत मशीनें हैं जो हमारे क्षेत्र में यूज हो रही हैं और जिनके माध्यम से हम सभी अपने कार्यों को बहुत आसान बना ले रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हो जो लाइट है ना, ये लाइट क्या है, ये कभी नियम बना, ये विद्युत की खोज जो है, एडिसन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बल्ब की खोज की और बल्ब की आज खोज इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोग अपने टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग एक थोड़ा सा और बचा टॉपिक देख लेते हैं, संरक्षण, ठीक ना। संरक्षण का नियम क्या होता है, ठीक है, संरक्षण का नियम। तो संरक्षण नियम हेडिंग डाल लेते हैं, संरक्षण नियम, संरक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉ, संरक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉ। अब ये संरक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, इसी को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, कंजर्वेशन लॉ। तो देखो कुछ विशिष्ट भौतिक राशि, अब ये भौतिक राशि क्या होता है, ये सब मैं आपको अगले चैप्टर में बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो कुछ विशिष्ट भौतिक राशि होती हैं, उन विशिष्ट भौतिक राशियों का जो मान होता है वह समय के साथ नियत रहता है।
बदलता नहीं है, समय के साथ क्या रहता है, नियत रहता है, बदलता नहीं है। ऐसी भौतिक राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, संरक्षित राशियां बोलते हैं। और इनके जो संरक्षित रहने का जो नियम होता है वही संरक्षण का नियम कहलाता है। तो मैं 2 लाइनें आपके लिए लिख रहा हूँ, आपके लिए देखो क्या लिखता हूँ कि कुछ विशिष्ट भौतिक राशियाँ, कुछ विशिष्ट मतलब सभी नहीं होती भाई, कुछ विशिष्ट लोग ना, कुछ विशिष्ट भौतिक राशियों का मान, कुछ विशिष्ट भौतिक राशियों का मान, भौतिक राशियों का मान समय के साथ नियत रहता है, समय के साथ नियत रहता है, नियत रहता है। कुछ विशिष्ट भौतिक राशियों का जो मान होता है समय के साथ क्या रहता है, नियत रहता है, नियत रहता है, जिसे संरक्षित राशियां कहते हैं, जिसे संरक्षित राशियां कहते हैं, संरक्षित राशियां कहते हैं तथा इनके संरक्षित रहने के नियम को, संरक्षित रहने के नियम को संरक्षण का नियम कहते हैं, संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ भौतिक राशियाँ लिख देता हूँ, संरक्षित रहने के नियम को संरक्षण का नियम कहते हैं। अब कुछ भौतिक राशियाँ मैं लिख रहा हूँ जो आपको क्लास 11th और क्लास 12 में कहीं न कहीं जरूर मिलेंगी, जिसे मैं कहूँगा देखो हाँ ये यहाँ से ये संरक्षण का नियम पालन कर रहा है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, मैंने पहला क्या लिख दिया आपके लिए, यहाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी ये क्या है, समय के साथ नियत है, इसके मान में ना तो कमी हो रही है ना तो बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। दूसरा आप लिख सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ये सब आगे मिलेगा। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक ना, तीसरा लिख सकते हैं आप कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, ठीक ना, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है भाई, आप जैसे मैंने आवेश नाम लिया, कोणीय संवेग नाम लिया, रेखीय संवेग नाम लिया, मैंने ऊर्जा लिया, ये सब क्या है, संरक्षित राशियां हैं। ये संरक्षित राशियां क्यों हैं, क्योंकि इन सभी राशियों का मान समय के साथ नियत रहता है और इनके संरक्षित रहने का जो नियम है वही संरक्षण का नियम कहलाता है। तो इसमें हो गया आवेश संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और आपका हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया। ठीक ना, चलिए भाई। अच्छा, अब आपके लिए मैं और अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए पूछ लिया कि सब मतलब जो विद्युत चुम्बकीय बल होता है वह दुर्बल बल से कितना ज़्यादा है, नाभिकीय बल जो है वह विद्युत चुम्बकीय बल से कितना ज़्यादा है। और देखो क्वेश्चन, ठीक है, अब देखो भाई ये सब आपको कहीं से भी सर्च करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कहीं से भी आप सर्च करो लेकिन आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो देखो अब देखो तीसरा क्वेश्चन, मैं यहाँ 3 लिख दूँ ना। तीसरा क्वेश्चन ये है कि भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले पुरस्कार किसको दिया गया। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में PHYSICS ना, PHYSICS फिजिक्स में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। ठीक है, ये हो गया। आप इसको कहीं से भी सर्च करो, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखो और इस आंसर को अपने कॉपी में भी, ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें ना जरूरी होता है भाई, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में जानते रहे ना। चलो तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन भाई, फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। ठीक ना, फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला हुआ है। ठीक है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, अब ये विदेशी हैं, ठीक है, इंडियन नहीं है। कौन विदेशी है ये आपको नाम कमेंट में बताना है। 5वां देखो, कौन ऐसे विदेशी वैज्ञानिक या कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी नोबेल पुरस्कार मिला है। सोचो भाई कितने ये लोग आगे थे, इनको फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी नोबेल पुरस्कार मिला है। हम लोगों की क्या है, फिजिक्स में ही नहीं चल पा रही है।
ठीक है, लेकिन वो लोग सोचो कितने बड़े रहे होंगे कि उनका फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो पी मतलब समझो फिजिक्स है, सी मतलब समझो केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ऐसे वैज्ञानिक कौन है? ठीक है, ये तो 3 हो गया। अच्छा, और देखो एक अपना भाई अपने इंडिया के तो कौन ऐसे प्रथम भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? ठीक है, कौन ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें क्या हुआ है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इतना चीज़ें मैं यहाँ पर प्रोसेस दूँ। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, ठीक ना, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन है जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, प्रथम भारतीय भौतिक वैज्ञानिक ना, आपको भौतिक वैज्ञानिक सोचना है। ठीक है, ये कौन से जिनको क्या हुआ, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? तो ये आपका 4 क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, अच्छा 4 ही हो गया ना, 3 4 5 6, क्या यार मैंने क्या लिख दिया, 3 4 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, तो 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पहले, 4 क्वेश्चन ये, टोटल 6 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ। ये 6 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और आपका नाम अगले वीडियो में जरूर मिलूंगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये रहा आपका पहला चैप्टर क्लास 11th का भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड, जिसको आपको मैंने जितना चीज़ें लिखवाना था मैंने सब कुछ लिखवाया हुआ है। आपको बढ़िया सा नोट्स बनाना है। इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे। पहले बीमा देखेंगे। बीमा को मैं आपको इतनी बढ़िया तरीके से बताऊँगा, इतना न्यूमेरिकल बताऊँगा। और बीमा चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको कभी साथ छोड़ने वाला ही नहीं है। ठीक है, क्लास 11th क्लास 12 उसकी आगे अगर कोई आप तैयारी करते हो, हर जगह आपको बीमा मिलने वाला है। यानी 7 जन्मों तक चलने वाला अगर आपका कोई चैप्टर है तो वह है आपका बीमा। ठीक है, जो आपको दूसरा ही चैप्टर मिलेगा मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल है सभी फ्रेंड सर्किल में गोली की तरह इस चैनल को एकदम फैला देना। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।